हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। यदि आप प्रायद्वीपीय भारत में या फिर आप उत्तर भारत के विशाल मैदान के किसी राज्य में निवास करते हैं तो आपने भेड़िया की कहानी अवश्य सुनी होगी, जिसको मनुष्यों का अक्सर दुश्मन बताया जाता है। याद रखिएगा कि एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल सिस्टम के अकॉर्डिंगली इस भेड़ियों को बेहद ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। हाँ, आपके यूपीएससी सिलेबस का एक अध्याय होता है, एक टॉपिक होता है कि सिनेमा समाज का दर्पण है, और यह बात सत्य भी है। और यदि सिनेमा के अकॉर्डिंगली भी हम देखते हैं तो इस भेड़िया को अर्थात इस वुल्फ को बेहद ही आक्रामक जीव बताया जाता है, जो कि सत्य है, यह गलत नहीं है। परंतु याद रखें, इसके विपरीत कई तथ्य यह मानते हैं और कई कहानियों से हमें यह प्रेरणा भी मिलती है जो कि सत्यता पर आधारित है कि यह वुल्फ एक्चुअल में एनवायरमेंटल सिस्टम के अकॉर्डिंगली बेहद ही महत्वपूर्ण स्पीसी है। इसका कारण क्या है और यह टॉपिक आपके लिए क्यों आवश्यक हो जाता है, जरा पहले उस पर बातचीत कर लेते हैं। देखिएगा, जब आप यूपीएससी में आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका आंसर कितना ज्यादा व्यवस्थित है और कितना ज्यादा सटीक है, इसका बेहद मायना होता है। और यदि आपके आंसर में बहुत ही ज्यादा डायमेंशन है तो आपका आंसर और भी ज्यादा अच्छा लगता है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि सर, यदि आप करंट पढ़ रहे हैं तो करंट को किस प्रकार से आप वैल्यू एडिशन के अकॉर्डिंगली कवर अप कर सकते हैं और किस प्रकार से आप किसी एक क्षेत्र विशेष की ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली वहां की विशेषताओं और साथ में वहां की एक प्रकार से नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, दोनों के ही बारे में आप डिस्कस कर पाते हैं। यह आपकी सुयोग्यता को बताता है। याद रखिएगा कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं उस भेड़िया की जिसको मनुष्यों का दुश्मन कहा जाता है। परंतु यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले तो मैं वो एरिया बता देता हूं जो कि वर्ल्ड में भेड़ियों के लिए काफी फेमस माना जाता है। याद रखें कि टुंड्रा वन हो, चाहे वो टैगा वन हो, या फिर चाहे वो उष्णकटिबंधीय जलवायु हो, वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के भेड़िए निवास करते हैं जिनको अलग अलग प्रकार से संरक्षण की आवश्यकता होती है। यदि मैं बात करूं तो भारतीय क्षेत्र में, यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप वाला एरिया है, यहां पर भी आपको भेड़िए मौजूद दिखाई देंगे। परंतु यहां पर पाए जाने वाले भेड़ियों को अक्सर ग्रे वुल्फ का नाम दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अलग प्रकार के भेड़िए पाए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग प्रकार के भेड़िए मौजूद दिखाई देंगे। जैसे कि लाइक यह है साइबेरिया वाला रीजन, यहां पर भी आपको ग्रे एंड व्हाइट वुल्फ दिखाई देते हैं। यदि आप इनको देखना चाहें तो याद रखिएगा ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब मैं आपको वह बात बताता हूं कि भाई ईयर था 1926, 1926, और 1926 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने एक ऑर्डर पास किया और इस ऑर्डर में एक्चुअल में वर्णित था कि यहां पर येलोस्टोन नेशनल पार्क के आसपास वाले रीजन में, जो कि इस रीजन में आपको दिखाई देगा, इस रीजन में जितने भी भेड़िए एक्चुअल में निवास करते हैं उन सभी की हत्या की जाए, उन सभी को किल किया जाए। और इसका मेन रीजन था क्योंकि यहां येलोस्टोन नेशनल पार्क में निवास करने वाले भेड़िए एक्चुअल में हानि पहुंचा रहे थे यहां के मनुष्यों को। और यह बात एक बार फिर से सिद्ध होती है कि मनुष्य अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब यूएसए ने इनको किल करने का आदेश दिया तो आप पाएंगे कि एक नेशनल पार्क के आसपास बसा पूरा बायोडायवर्सिटी, बसी पूरी की पूरी जैव विविधता एक पल में समाप्त हो जाती है। यानी कि कुछ ही वर्षों में येलोस्टोन नेशनल पार्क सूख जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में प्रवाहित होने वाली नदियां अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं और कुछ नदियां तो सूख जाती हैं। यहां पर पाए जाने वाले ओल्ड फेथफुल गीजर, बेसिकली याद रखिएगा कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है ये अपने गीजरों के लिए बेहद फेमस है, जिनमें से सबसे फेमस गीजर माना जाता है ओल्ड फेथफुल गीजर, है ना। अब ये गीजर क्या होते हैं तो आई थिंक मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब याद रखें कि ये सभी गीजर धीरे धीरे सूखने लगे। यहां पर रह रही जो स्पीसीज थी, जो प्रजातियां थी, उन्होंने अपना आवास परिवर्तित कर लिया। उन्होंने माइग्रेशन को स्वीकार किया और एक स्थान से दूसरे स्थान वे पलायनित हो गई। यहां पर रह रहे मानवों ने अपना आवास परिवर्तित कर लिया। यहां के जो पक्षी थे उन्होंने अपना आवास परिवर्तित कर लिया और यहां के जो घास के मैदान थे यह सूख जाते हैं केवल और केवल एक कंडीशन के कारण, एक स्थिति के कारण कि केवल यहां से वुल्फ माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट भी नहीं करते, इनको किल कर दिया जाता है। और इसका मेन रीजन था क्योंकि यहां के ह्यूमंस पर अटैक कर रहे थे। हां, एक साइड ये
मैन ईटर्स हो गए थे, तो ये सही भी लगता है, परंतु ये वुल्फ के खत्म होने पर पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी की चेन या फिर पूरी की पूरी इकोसिस्टम की चेन किस प्रकार से बाधित हो जाती है, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार यदि मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा कि ये जो वुल्फ आपको दिख रहे हैं या फिर जो वुल्फ हम देखते हैं, ये एनवायरमेंट की स्टोन स्पीसी होते हैं। बेसिकली जब आप एनवायरमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की स्पीसीज के बारे में आपको बताया जाता है कि भाई यदि एक शाकाहारी जीव है तो यह किस कैटेगरी में रखा जाता है, इसको प्रजातियों की किस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली और कितनी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली इसको क्या कैटेगरी दी जाती है। अब यहां पर एक मांसाहारी जीव को भी कैटेगरी दी जाती है, यानी कि हर छोटे से छोटा जीव और हर बड़े से बड़ा जीव को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक स्पीसी का दर्जा दिया जाता है। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि भाई जंगल का राजा शेर होता है, और जंगल का राजा शेर क्यों होता है, यदि इस पर डिस्कशन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यदि जंगल का राजा शेर अपनी पावर के आधार पर होता है कि यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो आपने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अवश्य सुना होगा। इसका अर्थ है कि भाई यदि एक लायन खड़ा हुआ है और लायन यदि आप पर हमला करने के लिए आता है और उसको भूख नहीं लगी है, तो जनरली ये कहा जाता है कि आप हिलना बंद कर दीजिए, लायन आप पर हमला नहीं करेगा। बट याद रखिएगा कि यदि उसे भूख लगी हुई है तो आप पर अटैक जरूर करेगा। परंतु यहां पर भालू की यदि हम बात करें तो भालू उसको भूख लगी है अथवा नहीं लगी है, वो आप पर हमला करेगा, ये उसका नेचर है। क्लियर? इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जंगल का राजा शेर कहलाता है, ना कि भालू। और यदि आकार के अकॉर्डिंगली हम बात करें कि जंगल का राजा शेर है क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है, तो शेर से ज्यादा पावरफुल हाथी है। याद रखिएगा उसके बनावट के कारण या फिर उसकी संरचना के कारण, उसकी पावर के कारण ये नहीं कहलाता है कि जंगल का राजा शेर है। एक्चुअल में जंगल का राजा शेर इसलिए कहलाता है क्योंकि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली और इकोसिस्टम के अकॉर्डिंगली, खासकर फूड चेन के अकॉर्डिंगली ये टॉप लेवल कंज्यूमर है, यानी कि ये फूड चेन में सबसे ऊपर दिखाई देता है। और यहां पर यदि फूड चेन से इस प्राणी को यदि हटा दिया जाए तो पूरी पूरी फूड चेन प्रभावित हो जाएगी। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो यहां पर यदि मान लीजिए मैं एक डायग्राम यहां पुट कर दूं और इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली यदि मैं कुछ इस प्रकार से इस डायग्राम को पुट करता हूं कि भाई यहां पर ये एक डायग्राम है और ये एक श्रृंखला है, आप ये मान लीजिए। यदि इस श्रृंखला को बनाए रखना है तो आपको केवल और केवल एक काम करना होगा कि यह जो नीचे वाली श्रृंखला है या जो नीचे वाला पत्थर है, आप इसको ना हटाएं। यदि आपने इसको नहीं हटाया तो यह पूरी श्रृंखला इसी प्रकार से टिकी रहेगी। इज आई एम राइट? है ना? यहां पर यदि आपने इस पत्थर को हटाया तो यह पूरी की पूरी श्रृंखला गिर जाएगी। मतलब कि केवल और केवल इस स्टोन के हट जाने से यह पूरी ऊपर की श्रृंखला बाधित हो जाती है। तो यह जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको एक्चुअल में कॉल किया जाएगा की स्टोन स्पीसी, है ना। अब यहां पर इसी को आप सीधा कर दो, इसी को जब आप सीधा कर दोगे तो यहां पर यह जो एकल पत्थर था यह ऊपर पहुंच जाएगा। तो की स्टोन स्पीसी ऊपर रहती है। जो टॉप लेवल कंज्यूमर रहते हैं, जो कि शाकाहारियों को खाने का काम करते हैं, इन्हें कहा जाता है टॉप लेवल कंज्यूमर। और इन्हीं को एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से कहा जाता है की स्टोन स्पीसी। यानी कि हर की स्टोन स्पीसी, याद रखिएगा, यह मांसाहारी होती है। जिस प्रकार एनवायरमेंटल चेन आपने अवश्य पढ़ी होगी, फूड चेन के बारे में आप अवश्य जानते होंगे। और ये वाला टॉपिक मैं क्यों कवर कर रहा हूं, तो यूपी में बेसिकली अभी न्यूज आई है कि कई भेड़ियों ने आक्रमण किया, जिसके कारण लगभग 8 या 9 लोगों की मृत्यु हुई। और ये 8-9 लोगों की मृत्यु होने के बावजूद हमने यूएसए जैसा कोई काम नहीं किया कि इनको मारने का आदेश दे दिया गया या फिर इनको किल करने का आदेश दे दिया गया। अपितु हमने उनको कंट्रोलिंग के लिए रखा, उनको हमने जंगल में वापस से छोड़ने का प्रयास किया, हमने उनको ह्यूमन सेटलमेंट वाले एरिया से दूर पहुंचाने का प्रयास किया, ना कि उनको किल किया जैसा कि 1926 में यूएसए ने किया था। ऐसा क्यों नहीं किया? कारण यही था कि यह एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट स्पीसी है और इसको दर्जा दिया जाता है की स्टोन स्पीसी का। और ये होते हैं टॉप लेवल कंज्यूमर। अर्थात यदि घास के मैदान है तो घास के मैदान को ग्रॉस हॉपर खाता है, सामान्य सी बात है। इसको मैं शाकाहारी जीवों की कैटेगरी में रखता हूं, यानी कि घास को शाकाहारी जीव खाते हैं। अब ये शाकाहारी जीवों के कई वर्ग हो सकते हैं। भाई एक बकरी भी घास खाती है, एक गाय भी घास खाती है। यहां पर यदि एक ग्रॉस हॉपर की बात करें, एक टिड्डे की हम बात करते हैं, वो भी घास खाता है। और इन शाकाहारी जीवों को खाने का काम करते हैं मांसाहारी जीव। यानी कि अब आप ये समझिएगा कि यदि पूरी फूड चेन से केवल और केवल मांसाहारी जीव को हम गायब कर दें, समझने का प्रयास करें कि केवल और केवल हम मांसाहारी जीवों को गायब कर दें कि फूड चेन में यदि मांसाहारी जीव हैं, भाई ये मैन ईटर हो गए हैं, नरभक्षी हो गए हैं, तो आप इनको किल कर दो।
पर किल करने का प्रभाव एक्चुअल में क्या होगा, तो आप जरा इसको साइंटिफिक आधार पर समझेंगे तो मांसाहारी जीव ना केवल शाकाहारी जीवों को खा रहे हैं बल्कि इनकी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो यदि शाकाहारी जीवों की जनसंख्या बढ़ेगी तो इनका भोजन है मेनली क्या? घास। अब दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं अपर हेडेड ग्रीजिंग, है ना, यानी कि एक वो जीव जो कि अप हेडेड ग्रीजिंग करते हैं कि भाई इनको पता है कि जैसे हिरण है, हिरण अप हेडेड ग्रीजिंग करता है। इसका मेन कारण क्या है कि इनको पता है कि मेरा शिकारी यानी कि यह भेड़िया या फिर आसपास शेर जो भी मांसाहारी जीव है मैं उसका भोजन हूं, तो मुझे अपना भोजन करते हुए आसपास नजर रखने की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए पेड़ों की पत्तियां खाते हैं, इसको कहा जाता है अप हेडेड ग्रीजिंग। परंतु हमारे आसपास दिखने वाली गाय और बकरियां ये एक्चुअल में डाउन हेडेड ग्रीजिंग करती हैं। इसका मेन रीजन क्या है? इनको पता है भाई मैं ऐसे जीवों के मध्य में रहती हूं, मेरा आवास ऐसे जीवों के मध्य में है कि आसपास मेरा कोई भी शिकारी नहीं है कि यदि मैं नीचे मुंडी कर कर खाना खाऊंगा या फिर खाऊंगी जो भी एनिमल है ना, तो आसपास ऐसा कोई शिकारी नहीं है जो मुझ पर अटैक कर दे, यानी कि मैं निर्विघ्न तरीके से यहां पर अपना भोजन कर सकती हूं। तो इस कंडीशन में दो एनिमल होते हैं, एक होते हैं अप हेडेड ग्रीजिंग करते हैं जो, और एक होते हैं डाउन हेडेड ग्रीजिंग वाले। तो यहां याद रखिएगा कि जब हिरण है और हिरण को खाने वाला भेड़िया किसी क्षेत्र में मौजूद है तो यह हिरण करता है एक्चुअल में अप हेडेड ग्रीजिंग। अब नॉट ओनली भेड़िया, कोई भी यहां पर कीस्टोन स्पीसी हो सकती है, और जब इनको मालूम चलेगा कि अब मेरा जो शिकारी है, जो हंटर है, ये आसपास नहीं है, ये आसपास के क्षेत्र से पलायनित हो गया है या फिर इसको किल कर दिया गया है, मतलब कि अब मेरा शिकार करने वाला कोई भी जीव मेरे आसपास विद्यमान नहीं है, तो इस कंडीशन में ये करने लगेंगे डाउन हेडेड ग्रीजिंग, अर्थात ये घास के मैदानों को खाना शुरू करेंगे। अब जब ये डाउन हेडेड ग्रीजिंग करेंगे तो इस कंडीशन में एक्टिविटी ये होगी कि भाई ये घास के मैदानों को खाएंगे और ज्यादा मात्रा में खाएंगे। कारण क्या है कि ये हिरण या फिर कोई भी शाकाहारी जीव प्रजनन क्रिया तो लगातार करेगा, बच्चों को जन्म अवश्य देगा, इनकी संख्या में वृद्धि होगी और वह संख्या भी आने वाली जो संतति है वह भी शाकाहारी ही होगी। और जब ये शाकाहारी होगी तो इनका भोजन रहेंगे ग्रासलैंड एरिया, अर्थात दैट इज घास के मैदान वाले क्षेत्र। और जब इनका भोजन ये घास के मैदान है तो आप पाएंगे कि एक कंडीशन के बाद धीरे धीरे ये घास के मैदान समाप्त होने लगे हैं, और घास के मैदानों की समाप्ति के कारण ही आप पाएंगे कि वे फॉरेस्ट एरिया जहां पर ये, यानी कि येलोस्टोन नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क का वो फॉरेस्ट एरिया जो कि इन ग्रासलैंड पर निर्भर था वह भी समाप्त होने लगा है। कारण क्या है कि इन ग्रासलैंड एरिया की एक विशेषता होती है कि इनमें ऐसे जीव निवास करते हैं जो कि बेसिकली या तो बिल बनाकर रहते हैं या फिर ये मृदा को उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं, मृदा को फर्टाइल करने का कार्य करते हैं। और जब ये घास के मैदान समाप्त तो मृदा को उपजाऊ बनाने वाले ये जीव समाप्त, अर्थात जिनको बेसिकली कहा जाता है अपघटकीय जीव। और जब ये अपघटकीय जीव समाप्त तो इस कंडीशन में मृदा अनुपजाऊ, और जब मृदा अनुपजाऊ तो इस कंडीशन में इन पर डिपेंडेंट जो फॉरेस्ट एरिया है अर्थात जो ट्रीज हैं वे समाप्त। और जब ये ट्रीज समाप्त तो याद रखिएगा कि वन क्षेत्र को या फिर किसी भी वन को कहा जाता है चुंबकत्वीय क्षेत्र। किसके लिए? वर्षा के लिए। अर्थात जिस भी एरिया में वन होते हैं वहां पर वर्षा का घनत्व आपको कंपैरेटिवली ज्यादा दिखाई देता है, और जिस एरिया में वन का परसेंटेज कम होता है वहां पर कंपैरेटिवली वर्षा का परसेंटेज कम होता है। इसलिए कहा जाता है कि ये वर्षा वन या फिर ये कोई से भी वन वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जब ये नष्ट होते हैं तो संबंधित क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, और जब संबंधित क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है तो संबंधित क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली रिवर भी धीरे धीरे सूख जाती है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये रिवर सूखती तो जरूर है, या फिर कई स्थानों पर जैसे आप पाएंगे येलोस्टोन नेशनल पार्क के आसपास के एरिया में ये अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, उस ओर स्थानांतरित हो जाती है जिस ओर इसको वर्षा जल की प्राप्ति होती है या फिर जिस ओर इसको जलग्रहण क्षेत्र की प्राप्ति होती है। और इस कंडीशन में इस रिवर पर मौजूद या फिर इस रिवर पर निर्भर जो पॉपुलेशन है यह भी माइग्रेट कर जाती है, अर्थात केवल और केवल एक जीव के नष्ट हो जाने के कारण, एक जीव के उस स्थान से या तो पलायनित हो जाने के कारण या फिर किसी कारणवश उसकी जनसंख्या
बाधित हो जाने के कारण आप पाएंगे कि पूरी पूरी इकोसिस्टम की चेन बाधित हो जाती है। और इसीलिए 1926 में जब यूएसए सरकार ने इसको हंटिंग करने का आदेश दिया कि सर अब ये मैन ईटर जो हुए हैं भेड़िए, इनको समाप्त कर दिया जाए, और जो कि कर भी दिया गया। प्रीवियस फोटो में आप देख पाएंगे कि इनको समाप्त करने का आदेश दिया ही नहीं गया, बल्कि इस पर क्रियान्वयन भी हुआ। और जब क्रियान्वयन हुआ तो आप पाएंगे 1976 के आसपास पूरा का पूरा येलोस्टोन नेशनल पार्क लगभग मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। अब यह वह मरुस्थल नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड होगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र हम उस क्षेत्र को भी नाम देते हैं जहां पर बायोडायवर्सिटी नहीं होती है, जहां ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है। यदि ऐसी कोई भी मानवीय क्रियाएं आपको किसी स्थान पर दिखाई नहीं दे रही हैं तो उस क्षेत्र को भी मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। यहां पर हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली एक एक मरुस्थल की या फिर एक एक स्थलाकृति की डेफिनेशन चेंज होती है। दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी आप इसको क्या नाम देते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र का। तो केवल भेड़ियों के नष्ट होने से शाकाहारी जीवों की जनसंख्या बढ़ी। शाकाहारी जीवों का जो भोजन था अर्थात वृक्ष और घास के मैदान, इनकी जनसंख्या में कमी आई, जिसके कारण अब घटकीय जीवों में कमी आई, वर्षा में कमी आई, और वर्षा में कमी आने के कारण नदियां विलुप्ति की ओर चली गईं और यहां से जनसंख्या पलायनित हो गई। यानी कि पूरा पूरा येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाने वाला जो इकोसिस्टम था यह बाधित हो गया। इसीलिए आप देखेंगे कि फिर बाद में यहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नहीं किया कोई कार्य, जो यहाँ के मंत्री थे उनके द्वारा यह कार्य नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर जो कृषक रहते थे उन्होंने इन भेड़ियों को वापस से येलोस्टोन नेशनल पार्क में बसाए जाने पर योजना चलाई और वापस से बसाया भी गया। और आज आप पाते हैं कि येलोस्टोन नेशनल पार्क बेहद ही एक उच्च बायोडायवर्सिटी वाला स्थान दिखाई देता है। इसका मेन कारण क्या था कि भाई इस एरिया में पुनः एक की स्टोन स्पीसी को इंट्रोड्यूस किया गया और पुनः उसको बसाया गया। और जब यह भेड़िया आया तो फिर से शाकाहारी जीव और फिर से यहां पर पॉलिनेटर्स, यहां पर घास के मैदान और यहां पर आपको वर्षा वन या फिर केवल वनीय क्षेत्र पुनः जागृत होता हुआ देखने के लिए मिला। यानी कि इस पूरे वीडियो का सार यह है कि सर आप किसी भी स्पीसी को यह नहीं बोल सकते कि यह एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से जागृत जो सबसे देश माना जाता है यह मेरे दृष्टिकोण में भारत है, क्योंकि यहां पर हर जीव को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा जाता है। यदि आप भारत से परिचित हैं तो भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार के बारे में आपको पता होगा कि यहां पर हर जीव को महत्व दिया जाता है। दैट इज वाई वर्तमान में कई क्षेत्रों में, चाहे वो एमपी हो या फिर कर्नाटका हो, यहां पर मैन ईटर की समस्या होने के बावजूद भी आप पाएंगे इनको हंटिंग का आदेश नहीं दिया गया, बल्कि जर्मनी हो या फिर यूएसए हो, यहां पर हंटिंग का तक आदेश दे दिया जाता है। बल्कि ये सभी जीव वर्ल्ड में या फिर एनवायरमेंटल चेन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इज दैट क्लियर? यहां पर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली जो एनवायरमेंट और इकोलॉजी का सब्जेक्ट है इसके हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस पूरे कंटेंट को आप चाहें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आप चाहें तो एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से, और आप चाहें तो वैल्यू एडिशन सीरीज में, डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस प्रकार से यूज करते हैं। और इससे आने वाले क्वेश्चन याद रखिएगा कंपाइलेशन के थ्रू आते हैं। कारण यह है कि यदि कोई भी टॉपिक यूपीएससी में केवल करंट में आ गया है तो अब यह किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इससे पहले भी क्या ये करंट में था, तो वहां से भी ये क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है भाई कि स्टडी IQ IAS हिंदी ने अपने प्लेटफॉर्म पर P2I बैचेस लॉन्च किए हैं, जो कि बेसिकली लॉन्ग टर्म बैच हैं, अर्थात उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2026 या फिर 2027 के यूपीएससी एग्जाम को अपना टारगेट बनाकर चल रहे हैं। उन सभी के लिए P2I लॉन्ग टर्म बैच स्टडी IQ IAS हिंदी ने लॉन्च किए हैं। अब यदि 2026 आपका टारगेट है तो आप AKB लाइव कोड के साथ, ये AKB है, यहां पर कुछ गलत हो गया है भाई, है ना, ये ABK नहीं है, दैट इज AKB लाइव, AKB लाइव कोड के साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहां पर यदि आप मेरा यह कोड अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि आप मुझसे टीचिंग लेना चाहते हैं और पेड क्लासेस में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, यानी कि यहां पर मैं आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। यहां पर याद रखिएगा कि 2026 में यदि आप यूपीएससी देना चाहते हैं तो AKB लाइव कोड के साथ ये बैचेस आपको 30,999 रुपए में, और 2027 के छात्रों के लिए 35,999 रुपए में ये बैचेस पढ़ेंगे। साथ में इसकी अंतिम डेट
कल है, अर्थात जब टीचर्स डे रहेगा हमारे यहाँ, तो 5 सितंबर को इसकी कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। आप इन कक्षाओं में एनरोल हो सकते हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी को प्रारंभ कर सकते हैं। इन प्रतिज्ञा प्लस बैचेस के अंतर्गत आने वाली सभी टर्म्स सेम वैसी ही हैं कि बस आपको क्वालिफाई करना होगा प्री, और आपकी यह पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। और इसी के साथ यदि आप साप्ताहिक टेस्ट यहां पर अटेंड करते हैं तो हर टेस्ट पर फर्स्ट रैंक लाने पर आपको 11,000 रुपए तक का इनाम भी दिया जाएगा ऑन द साइड ऑफ स्टडी IQ IAS हिंदी। क्लियर? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं और अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहां पर छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।